मित्रों, आप देख रहे हैं पहला देश का इंस्पिरेशनल ऐप और मैं इसके माध्यम से ये समझता हूं कि आप तक पहुंचने का ये एक सरल और सहज रास्ता आने वाले समय में भी बनेगा। मैं आपको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं। आप देख रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। मेरा नाम है मैंडी और जैसा कि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस मौके पर आज हमारे साथ है उत्तराखंड की एक खास हस्ती जिन्होंने ना सिर्फ पर्यावरण का महत्व समझाया बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत लड़ाइयां भी लड़ी। पद्म अवार्ड से सम्मानित और हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी हैस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर पर्यावरण की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत आपको भी। और सत्य तो ये है कि अब पर्यावरण के जो दिवस है उसमें किस बात की शुभकामनाएं जब हालात खराब हो, बिल्कुल अस्त और पस्त पड़े हों, तो ऐसे में मुझे लगता है कि संवेदनाएं दूसरी तरह की हो जाती हैं कि इस दिवस को जिस तरह से समझना चाहिए नहीं था। तो मैं कभी कभी अक्सर पर्यावरण दिवस की बधाई नहीं देता। अच्छा, क्योंकि इसलिए नहीं देता कि हालात इस स्तर तक के गंभीर है, हम किस बात के लिए बधाई दें। जी सर, इस पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं हैस्को के बारे में। ये किस प्रकार की संस्था है और पर्यावरण को बचाने के लिए ये किस किस प्रकार के कार्य करती है? देखिए, ये एक वैज्ञानिकों का, एकेडमिशियन का, टेक्नोलॉजिस्ट का, आम व्यक्ति का मिला जुला संगठन है। इसके 40 साल भी होने जा रहे हैं। 2023 में इसको 40 साल हो जाएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इससे जुड़े तमाम लोग घर गांव से जुड़े लोग हैं, विज्ञानी भी हैं और एकेडमिशियन भी हैं, सब तरह के लोग हैं। इसकी पहली ये थी कि हिमालय के मुद्दों को, पहाड़ के मुद्दों को हमें लोगों के बीच में रखना है और हिमालय की संवेदनशीलता को बांटना भी है, समझाना है कि हिमालय के महत्व देश दुनिया के लिए क्या है और उस पर आधारित फिर ये भी कि किस तरह की टेक्नोलॉजी, नॉलेज, पार्टनरशिप, डेवलपमेंट, रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी, ये सब फिर इसके मिले जुले अपना आप ही स्वयं मुद्दे बन गए। ये 40 सालों में इस संगठन ने कुछ इस तरह के ही प्रयोग किए जो कि आज देश दुनिया में जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जैसे कि 40 साल होने वाले हैं एंड अभी आपने शुरुआत में ही पर्यावरण को लेकर जो शब्द कहे वो उसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल वो लाजमी है। और जैसे अगर बात करें पर्यावरण को प्रदूषित करने की, सबसे बड़ा खतरा आज की डेट में क्या मानते हैं आप और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखो मित्र, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जब दुनिया में पिछले 25 साल में 13 लाख वर्ग किलोमीटर वनों का पातन हुआ हो, दुनिया की 64% जो खेती बाड़ी है उसकी मिट्टी बिफर गई हो और अपने देश को मिलाकर दुनिया की तमाम वर्षा जनित नदियां मरने के कगार पे खड़ी हो, वायु प्रदूषण से 90 लाख लोग प्रति वर्ष खत्म होते हो, तो अब कल्पना कर ली जाए कि इस पर्यावरण दिवस में किस तरह की बधाई और कौन सा शुभ संदेश। मुझे लगता है ये शोक का होना चाहिए। एक दिन सब मिलकर ये शोक करें अपने जो हमने किया आज तक प्रकृति के साथ, उसकी जवाबदेही का दिन है ये। और एक उन हालातों को जानने का दिवस है ये कि हम को आगे क्या करना चाहिए और पीछे हमने क्या किया। तो इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो सत्य यह है कि आज तक हम इस दिवस को मात्र औपचारिकताओं में ही मनाते चले गए और उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, अगला 5 जून आ जाता है और इस पूरी यात्रा में हम में कोई बदलाव नहीं है, हम कहीं विचलित नहीं हुए हैं। प्रकृति को तो कर ही दिया है, लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है और प्रकृति के पास बहुत से तौर तरीके हैं हम तक संकेत देने के, संदेश पहुंचाने के, जो हुआ भी है। तो हालात किसी भी हालत में दुनिया के बेहतर दर्जे में आज प्रकृति और पर्यावरण को लेकर नहीं रखे जा सकते।
जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रकृति ने हमें टाइम टाइम पर संकेत दिए, नेचर ने, पर्यावरण ने, कि हमें बचाओ। अब जैसे महामारी के दौरान हम देख लें कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें एक बहुत बड़ा संकेत था कि अब पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों ने समझा भी, लेकिन अब हम जब नॉर्मल लाइफ में आ गए वही चीज शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सर, अगर बात करें एट प्रेजेंट की, क्या हालत है पर्यावरण की? देखो दोस्त, मैंने जैसे कहा आपसे कि प्रकृति के रास्ते हैं, कोविड उसका एक रास्ता था। और मैं आप बता दूं कि आप ये समझ लें कि अगर आप बहुत आश्वस्त हैं कि कोविड चला गया, नहीं, कोविड नहीं जाएगा। कोविड के अब दूसरे, आज कोविड आया, कल कुछ और आएगा, क्योंकि 75% बैक्टीरियल वायरल जो बीमारियां हैं उसके स्रोत जो है वो जंगल से है, जिनको आपने तहस नहस किया। तो जब बाघ आपके घर में अब आक्रमण कर रहा हो तो बैक्टीरिया और वायरल क्यों नहीं आएंगे? सीधी सरल बात है। अगर आप मुक्त हो गए एक कोविड से, आपको लगता है आप स्वतंत्र है, नहीं मित्र, अब ये नहीं होने वाला। बार बार महामारियां अपनी बड़ी जगह बनाएंगी। सार्स हो या कोविड हो या स्वाइन फ्लू है या जो तमाम बर्ड फ्लू जो बीमारियां हैं, अगर अंततः देखें ये हमारी जो भी हमने पूरे प्रकृति के व्यवस्था पर जो व्यवधान पैदा किए उसी का ये दुष्परिणाम है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है। अभी 6 दिन पहले ब्राजील की घटना आपके सामने है। ब्राजील को एक बहुत बड़ी बाढ़ ने चपेट में ले लिया, और ऐसी बाढ़ की खबर अब हम तक नहीं पहुंच पाती, दूर दराज होने के कारण। लेकिन चाहे वो अमेरिका, कैलिफोर्निया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, अब एक नई तरीके से प्रकृति का व्यवहार फ्लैश फ्लड के रूप में आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मित्र, ऐसा होता है कि आपने महसूस किया होगा कि मार्च की गर्मी तो आपने देखी होगी, लेकिन उसके साथ जो दूसरी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जो अक्सर बरसात के बाद होता था, उमस की कहानी। ये जो उमस है इसे बहुत लोग नहीं समझते हैं। ये उमस ही है जो जगह जगह अंततः बाढ़ लेके आती है। हवा नमी से भरी होती है और फिर वो हवाओं के साथ पहाड़ों के ऊपर जाती है, या रात जैसे ही ठंडी होती है ये पानी बरसता है। और इसीलिए पहाड़ों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं बारिश से पहले होती हैं। या आप जो सुन रहे होंगे अचानक बारिश आ गई, अभी भी जो कुछ हुआ हेमकुंड में भी आया, ये सब इसलिए है कि प्रकृति के संतुलन पर चोट पहुंच गई। और मित्र, अब मौसम भी तो नहीं कहे जा सकते कौन सा है, मौसम ही बदल गए। पहले मौसम जानते थे, आज मौसम भी बदल दिया हमने। तो अब आप सोच लीजिए, आप और हम प्रकृति बिल्कुल को कहां ले जा चुके। पहले लोग बदलते थे, आजकल मौसम बदल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे जो कि बहुत जरूरी है, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन समाधान होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज नहीं तो कभी नहीं। तो एक मैसेज सर, श्रोता जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, आगे हमें आना चाहिए। क्या पर्यावरण को बचाने के लिए सर किस तरह से हम जो है हेल्प कर सकते हैं? एक सर छोटा सा मैसेज। देखिए, ऐसा है कि इस बार यूनाइटेड नेशन ने एक पृथ्वी का नारा लगाया। सच बात तो यह है कि अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जब गए थे तो उन्होंने एक सूरज का नारा लगाया, आप लोगों ने सुना पड़ा होगा। सच्ची बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने उसी की कॉपी की है कि अब एक पृथ्वी का नारा लगाने की बात। ये क्यों? आखिर इस देश का प्रधानमंत्री क्यों बोल पाता है? उसका कारण है कि इस देश में ही छुपे हैं सारे समाधान, क्योंकि इसी देश में प्रकृति को पूजा जाता है। सभी तरह के देव और संसाधन जितने भी यहां हमारे बीच में है उनको देवतुल्य माना जाता है। भगवान शिव को हमने हिमखंडों में बैठा रखा है, विष्णु को समुद्र के तल पर बैठा रखा है। क्या संदेश है ये? मां दुर्गा एक शेर के ऊपर बैठी हैं। ये जुड़ाव है जो इस देश के लोग दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि विश्व गुरु की कल्पना जो इस देश के लिए की जा रही है, तब पिछली शताब्दी में सबसे बड़ी चुनौती थी इकोनॉमी, और अब इकोलॉजी है। इकोनॉमी का सॉल्यूशन पश्चिम देशों से चला था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, विकास जैसे शब्दों का जन्म हुआ था। अब जब गले प्रकृति और पर्यावरण पड़ चुके और उसकी घटनाएं सामने आ गई, तो उसका समाधान इस देश से अब
हवाएं पूरब से पश्चिम चलेंगी और वो इसी की होंगी कि हम प्रकृति के संरक्षण के बेहतर संदेश दे पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक विचार याद आ रहा है, स्कूल में भी बहुत पढ़ाया गया और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। और जो भी आज आपने बातें की भले ही कड़वी है लेकिन सच है, और हमें अभी भी वक्त है। अगर हम सुधरते हैं तो जरूर आने वाला टाइम कहीं ना कहीं फिर से पर्यावरण, फिर से हरे भरे पौधे, लेकिन उसके लिए हमें प्रण लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं अंत में एक बात और कह दूं कि मित्रों, लोग अलग अलग जगहों में बैठे हुए ये भी कल्पना करते हैं हम कैसे प्रकृति पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आप चाहे दिल्ली बैठे हो और चाहे कैलिफोर्निया में, अगर हमारे पास कोई भी दूसरा कारण और साधन नहीं बनता प्रकृति के संरक्षण का, तो एक काम तो किया ही जा सकता है कि आप अपनी एक कोई भी वस्तु या अपना एक कोई भी लालच जिससे प्रकृति पर बोझ होता है उसे त्याग दीजिए। अगर आप चिप्स खाते हो, चॉकलेट खाते हो, या तमाम आपका सैर सपाटों का अंदाज कुछ ऐसा हो जो ऊर्जा से जुड़ा हो, आप उसे त्याग दीजिए। आप स्वतः ही पृथ्वी के लिए अपना योगदान तय कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।